हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर ऑन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से होने वाले एक और प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो मैंने आपको तीन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। पहला था एसिड रेन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन ग्लोबल वार्मिंग, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। और अब हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर और साथ ही आपका पूरा सिलेबस ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्या है? ओजोन लेयर डिप्लीशन को समझने से पहले हमको एक चीज समझनी है कि ये ओजोन लेयर क्या होती है। व्हाट इज ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर के बारे में हमको समझना पड़ेगा कि ओजोन लेयर होती क्या है। ये एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। तो आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में आप डिफरेंट लेयर्स के बारे में बात करते हो। हमारे एटमॉस्फेयर की जिस लेयर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको आप कहते हो ट्रोपोस्फेयर। तो जो कि लगभग, ये अगर आपकी अर्थ है तो अर्थ से लगभग 10 किलोमीटर तक की हाइट तक आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। और ट्रोपोस्फेयर के बाद जो दूसरी लेयर आती है आपके एटमॉस्फेयर की, इसको आप कहते हो स्ट्रेटोस्फेयर। उसको आप क्या कहते हो? स्ट्रेटोस्फेयर। ऑब्वियसली इस स्ट्रेटोस्फेयर में लाइफ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर का कंसंट्रेशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है आपका, स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपकी एक ओजोन लेयर होती है, जहां पर ओजोन का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होती है। अब आप कहोगे ओजोन क्या होती है? तो ओजोन, एक्चुअली ओजोन इज O3। O3 एक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, यानी कि ये ऑक्सीजन की एक डिफरेंट फॉर्म है O3 मॉलिक्यूल की फॉर्म में, जिसको आप क्या कहते हो? ओजोन कहते हो। तो ओजोन क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल्स से ओजोन बनता है। और ओजोन लेयर जो कहां पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में उसका कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा होता है। अब आप सोचोगे कि क्या यहाँ पे केवल ओजोन लेयर ही होती है या फिर बहुत ज्यादा क्या कंसंट्रेशन होता है ओजोन लेयर का? तो एक चीज ध्यान रखिए, ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा तो होता है। किससे ज्यादा होता है? जितना नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि हमारे ट्रोपोस्फेयर में जहां पे हम रहते हैं, अर्थ के आसपास या अर्थ सरफेस के आसपास जितना कंसंट्रेशन होता है ओजोन का, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अगर आप 10,000 kg, लगभग अगर आप अर्थ सरफेस की बात करोगे तो अगर आप 10,000 kg एयर लोगे तो 10,000 kg में से शायद मुश्किल से आपको 0.003 या 0.03 ग्राम ओजोन मिले। तो आप समझ सकते हो कि ओजोन की जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना कम होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। लेकिन यहीं अगर आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हो तो स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है जिसको आप ओजोन लेयर कहते हो। उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। वहां पे अगर आप 10,000 kg ऑफ एयर लोगे तो उसमें से लगभग, वैसे 10 ग्राम से कम होता है, लगभग 10 ग्राम के आसपास आपको ओजोन मिल जाएगी। अब आप कहोगे तो बहुत कम है। जी हाँ, ये बहुत कम है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे हमारे अर्थ सरफेस के आसपास से, यानी कि ट्रोपोस्फेयर से, उसके कंपैरिजन में ओजोन देखिए 0.03 या 10 ग्राम, वो बहुत ही ज्यादा है। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होइए कि ओजोन लेयर में केवल ओजोन ही होती है, केवल वहां पे ओजोन नहीं होती है। ओजोन का कंसंट्रेशन वहां पे भी बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम अर्थ के साथ कंपेयर करें उसको, तो वहां पे ओजोन आपको काफी ज्यादा मिलती है। तो ये आपके एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है, यहां पे किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। अब आप कहोगे कहां पे होती है? तो लगभग 15 to 25 किलोमीटर, या कहीं पे किसी बुक में 20 to 30 किलोमीटर के आसपास लिखा होगा। तो दोनों सही है। तो एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है 20 to 30 या 15 to 25 भी आप जा सकते हो, 5 किलोमीटर ऊपर और नीचे भी आप जा सकते हो। वो जो वाला जो पार्ट है दैट इज एटमॉस्फेयर। अगर आप यहां से, दैट इज आपकी ओजोन लेयर हो गई हो, तो अगर आप यहां से अर्थ सरफेस से 15 से लेके 35 किलोमीटर ऊपर तक देखोगे तो वहां पे आपको ओजोन लेयर मिलेगी। तो ये ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर इज जस्ट अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर विच हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। ओजोन का कंसंट्रेशन वहां पे काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द अर्थ सरफेस, और यू कैन से एज कंपेयर टू अर्थ
ट्रोपोस्फियर, तो अर्थ सरफेस के आसपास से काफी ज्यादा वहां पे ओजोन का कंसंट्रेशन होता है। बट आप ये मत समझिए कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ ओजोन ही होती है, वहां पे 0.01% भी ओजोन नहीं होती है अगर परसेंटेज टर्म्स में आप देखो। लेकिन फिर भी ओजोन का कंसंट्रेशन अर्थ के कंपैरिजन में या अर्थ के आसपास के कंपैरिजन में वहां पर बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसको हम नाम क्या देते हैं, ओजोन लेयर। तो अब आपको ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ओजोन लेयर है क्या। तो ओजोन वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है थोड़ा हायर कंसंट्रेशन में। तो ये तो आपकी ओजोन लेयर हो गई। अब ओजोन लेयर के बारे में कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये कोई लेयर है और उसमें केवल ओजोन ही ओजोन है, वहां पे पूरी एयर है, मींस और भी गैसेस होंगी, लेकिन ओजोन का कंसंट्रेशन थोड़ा सा वहां पे ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आप उसको ओजोन लेयर कहते हो। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है ओजोन का, उससे पहले हम ओजोन लेयर की थिकनेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन कम हो गया तो आप कह सकते हो कि ओजोन लेयर की थिकनेस क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ये डिफरेंट चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे सीजन्स पे, सीजन टू सीजन ये वेरी करती जाती है। तो ऐसा जो कंसंट्रेशन है वो किसी सीजन में ज्यादा होता है, किसी सीजन में कम होता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी पर्टिकुलर थिकनेस है ओजोन की, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हो एग्जैक्ट कि कहां से कहां तक है। लगभग 15 to 35 किलोमीटर आप कह सकते हो कि वो ओजोन लेयर है। तो थिकनेस जो है ओजोन लेयर की वो वेरी करती जाती है टाइम टू टाइम, सीजन टू सीजन। उसके साथ साथ जो अर्थ के जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर अगर आप जाओगे, जैसे डिफरेंट प्लेसेस पे अगर आप पोल्स पे चले गए तो वहां पे थिकनेस अलग होती है, अगर आप इक्वेटर के आसपास आ गए तो वहां पे थिकनेस अलग अलग हो जाएगी। तो यहां पर क्या है, वो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत वेरी करती रहती है ओजोन लेयर की थिकनेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में फॉर्म कैसे होती है। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। तो चलिए फॉर्मेशन समझते हैं ओजोन की किस तरीके से होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सन है, सन से डिफरेंट टाइप की रेज निकलती हैं, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, और उनमें से कुछ वेव्स जो कि आपको कहते हो, जिसको आप लाइट कहते हो, दीज आर विजिबल रेडिएशन, इसको हम विजिबल रेडिएशन, उसके अलावा इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सब आता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, आपके एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है सन का, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज, ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, ऑक्सीजन को डिकम्पोज कर देती हैं दो ऑक्सीजन एटम्स में। इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, नेसेंट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर जनरली अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है तो उसके मॉलिक्यूल को आप डिवाइड कर दोगे डिफरेंट एटम्स में, जो कि स्टेबल नहीं होता। ऑब्वियसली एटॉमिक ऑक्सीजन जो होता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर ये डिवाइड होके O की फॉर्म में आ गया तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा बहुत लंबे टाइम तक, और वो तुरंत रिएक्ट करेगा। तो यहां पर भी यही होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ता है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो ऑक्सीजन एटम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं दो ऑक्सीजन एटम्स को, इन ऑक्सीजन एटम्स को हम क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिए, दे आर कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। नाउ अब ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और क्या होता है, अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन, एक नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो ये बना देता है ओजोन का मॉलिक्यूल। अब ये प्रोसेस चलता रहता है, ऑक्सीजन क्या होता है, डिकम्पोज होता है, नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म करता है, ऑक्सीजन एटम्स फॉर्म करता है, ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके ओजोन का मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। तो इस तरीके से आपका ओजोन आपके एटमॉस्फेयर में बन जाती है। अब आप ये देख रहे हो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है सन से आता है, राइट, जो आपके एटमॉस्फेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, उस ऑक्सीजन को डिकम्पोज कर देती है दो पार्ट्स में, दो ऑक्सीजन एटम्स में। और ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब आप सोचोगे ऐसे में तो जितनी भी ऑक्सीजन होगी वहां पे वो सारी की सारी ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसा ही होता भी। लेकिन यहां पर एक और प्रोसेस होता है। तो पहले तो आप ये समझे कि ओजोन कैसे फॉर्म होती है, और क्या प्रोसेस होता है कि ये जो ओजोन मॉलिक्यूल वहां पे फॉर्म होते हैं, इन ओजोन मॉलिक्यूल पे जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फिर से पड़ता है तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इन ओजोन मॉलिक्यूल पे पड़ता है तो ये फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वापस और नेसेंट ऑक्सीजन। और ये दो नेसेंट ऑक्सीजन जो होते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन मिलके
फिर से वापस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। तो बेसिकली आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, या आप कह सकते हो जिस रीजन को आप ओजोन लेयर कहते हो, पूरा रीजन है आपके एटमॉस्फेयर में, जिस रीजन को आप ओजोन लेयर कहते हो, उस रीजन में बेसिकली हो क्या रहा है, उस रीजन में जब भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है सन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कर क्या रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर रहा है ऑक्सीजन एटम्स में, ऑक्सीजन एटम्स दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो रहे हैं और ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म कर ले रहे हैं। फिर और जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उन ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल पे पड़ रहा है, जो ओजोन मॉलिक्यूल अभी फॉर्म हुए थे उन पे जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वो वापस डिकम्पोज हो जा रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स में। तो यहां पर आपने क्या सीखा, यहां पर हुआ क्या कि ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है और वापस डिकम्पोज हो जा रहा है किस चीज में, ऑक्सीजन में। इसको कहते हैं हम ओजोन ऑक्सीजन साइकिल। और इस ओजोन ऑक्सीजन साइकिल की हेल्प से क्या होता है, इस ओजोन ऑक्सीजन साइकिल की हेल्प से द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन इन द ओजोन लेयर इज मेंटेन। जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का और ओजोन का वो मेंटेन रहता है, मतलब ऑक्सीजन जितनी है उतनी ही रहेगी, ओजोन जितनी है उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो गई या पूरी की पूरी ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई। ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगी, फिर ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन और ओजोन मेंटेन रहती है, ना ऑक्सीजन बढ़ती है ना ओजोन बढ़ती है। लेकिन ये तब होता अगर सिर्फ सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो काम करता। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो कि है आपका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, उस पर हम अभी आते हैं। तो फिलहाल आपको ये ओजोन ऑक्सीजन साइकिल समझना है कि ओजोन ऑक्सीजन साइकिल क्या है। कुछ नहीं है, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में जो आपका ओजोन लेयर है वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गेन करके नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है, और नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर ओजोन के साथ मिलकर, जो ऑक्सीजन एटम है वो किसके साथ मिलके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके ओजोन फॉर्म करता है। अब यहाँ पे ओजोन फॉर्म हुआ तो ये ओजोन अगेन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और फिर से वापस डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में। और ये काम चलता रहता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन अगेन दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलके ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। ये प्रोसेस कीप गोइंग ऑन, ये चलता रहता है और इस तरीके से आपका ऑक्सीजन ओजोन में और ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहता है और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है सन की तरफ से वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर आपको वैसे पता चल गया होगा कि ये ओजोन इस तरीके से फॉर्म होती है और ये ओजोन ऑक्सीजन साइकिल चलता रहता है और ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अब जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करके ये अर्थ तक उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पहुंचा नहीं पाता है, मींस अर्थ तक नहीं आने देता है। और उसकी वजह से जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, मोर देन 99% जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है वो हम तक पहुंचता है। तो ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से वो हमको बचाती है। तो आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कि ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट, देख सकते हो आप, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ही, तो ये अर्थ तक उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पहुंचने नहीं देती है। तो आई होप कि आपको ये फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली क्या फंक्शन है इसका, ये हमें अर्थ के यानी कि सन के हार्मफुल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है। तो हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है जो कि सन से आता है और ओजोन लेयर इसको बीच में ही कैप्चर कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है। अब हम बात करते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ओजोन ऑक्सीजन साइकिल में बताया कि ओजोन ऑक्सीजन जो है
ऑक्सीजन और ओजोन दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, यानी कि ओजोन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है। इसको हम ओजोन ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। और इस तरीके से ऑक्सीजन और ओजोन का जो कंसंट्रेशन होता है वो मेंटेन रहता है, किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि ओजोन लेयर में। लेकिन अब डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन द concentration of ozone in the ozone layer keeps decreasing because of the quick decomposition or you can say depletion of ozone। जो ओजोन मॉलिक्यूल होते हैं वो डिकम्पोज होते जाते हैं, किसकी वजह से? जो हमारी अर्थ है वहां से कुछ पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे अभी। कुछ पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते जाते हैं, जो ओजोन को डिकम्पोज करते जाते हैं। उसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का जो कंसंट्रेशन है, यानी कि ओजोन लेयर में ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो कम होते जा रहा है, एंड दैट इज नोन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन और यू कैन से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो डिप्लीट होने का मतलब क्या हुआ? चीजों का खराब होना या लगातार डिटोरिएट होना, उसकी कंडीशन लगातार खराब होना। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है कि हमारे अर्थ से कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में कहां पहुंचते हैं? ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं और ओजोन को डिप्लीट करते हैं, यानी कि उसको डिकम्पोज करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है? वहां पर ओजोन का कंसंट्रेशन कम होते जाता है, दैट इज नोन एज ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो आई होप कि आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन भी समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे पॉल्यूटेंट्स कौन से हैं? तो इन पॉल्यूटेंट्स का नाम ध्यान रखना कौन कौन से। बेसिकली CFCs, जिनको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये बेसिकली कुछ कंपाउंड्स होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के, जिनमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, उनको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आप कहते हो। देन उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी काफी हार्मफुल होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट। देन हेलॉन्स, इसका ध्यान रखिए। हेलॉन्स क्या होते हैं? ये भी बेसिकली ऐसे ही कंपाउंड्स होते हैं जो कि आप कह सकते हो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मींस कार्बन कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, कार्बन और हेलोजन के ये कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब उनमें हो सकते हैं। अब ये जो बेसिकली ये जो कंपाउंड्स हैं, दे आर डिप्लीटिंग आवर ओजोन लेयर। ये क्या करते हैं? ये जो गैसेज हैं जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं, ओजोन लेयर में जाती हैं, तो ओजोन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। और ओजोन लेयर में जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ओजोन को कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरे कंपाउंड में। उसकी वजह से क्या होगा? आपके एटमॉस्फेयर में ओजोन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। देखिए पहले क्या था? पहले तो बैलेंस था, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही थी, ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रही थी, और दोनों सेम रेट में हो रही थी। यानी कि जितनी ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है उतनी ही ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जा रही है। तो बेसिकली ओजोन के कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उतना ही कंसंट्रेशन ओजोन का रह रहा था। अब हो क्या रहा है कि जितनी ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रही है वो कौन कर रहा है? सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। उतना ही ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर ले रहा है कौन? सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, ये जो ओजोन लेयर डिप्लीट करने वाली गैसेस हैं, यानी कि CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या फिर हेलोन्स, ये क्या करते हैं? ये हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन को डिप्लीट करना, ओजोन को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। अब जब तक सनलाइट से, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो डिकम्पोजिशन हो रहा था, तो बैलेंस था, जितना ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही ओजोन जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा था। लेकिन अब क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन को तो कन्वर्ट कर नहीं रहा है ओजोन में, ये केवल ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यानी कि अब ओजोन जो है वो ज्यादा कन्वर्ट हो रही है, करेक्ट। जो ओजोन है वो ज्यादा जल्दी डिकम्पोज हो रही है, जबकि सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे तो उतनी ही ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है? ओजोन का कंसंट्रेशन कम होते जाता है, क्योंकि ये ओजोन को डिकम्पोज करते जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? डिप्लीशन कर रहे हैं, यानी कि ओजोन का कंसंट्रेशन कम करते हैं। तो इसकी वजह से जो फिनोमिनन बनता है हम उसको कहते हैं ओजोन होल। अब ओजोन होल कोई होल ऐसा नहीं है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है वहां पे कोई होल बन गया, ये कोई होल नहीं होता है। Ozone holes are regions in our ozone layer where the concentration of ozone gas is very low। तो ये कुछ ऐसे regions बन जाते हैं आपके एटमॉस्फेयर में जहां पे ओजोन गैस का जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ही कम हो जाता है। उन रीजन्स को हम क्या कहते हैं? ओजोन होल्स कहते हैं। तो ओजोन होल्स ऐसा नहीं है कि कोई होल्स बन गए, लेकिन
क्योंकि वहां पे ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत ही कम रह जाता है, तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, ओजोन होल्स कहते हैं। अब ये ओजोन होल्स क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इस रीजन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है सन की, ध्यान रखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है सन से आने वाला, वो अर्थ तक पहुंच जाता है और हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी हम समझते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन का इफेक्ट क्या होता है हमारे अर्थ पे, यानी कि हमारी लाइफ पे। तो चलिए, तो मैंने आपको अभी बताया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, बेसिकली इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए यानी कि यूवीए और यूवीबी टाइप। तो यहां पे ध्यान रखिए वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, उतना कम हार्मफुल होते जाता है। आप कह सकते हो वेवलेंथ जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा हार्मफुल होता है। तो खैर इतना डिटेल्स में हमको जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, ये जब हमारी अर्थ तक पहुंच जाता है तो हमारी लाइफ पे किस तरीके का इंपैक्ट डालता है, तो वही इफेक्ट्स हमको समझने, वो इंपैक्ट्स हमको समझने कि क्या उसके इंपैक्ट्स होते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट आपको ये समझना है कि जब भी हमारी स्किन पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वेव्स होती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनमें, उसकी वजह से हमारी स्किन को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एक प्रॉब्लम होती है जो कि होती है अर्ली एजिंग ऑफ स्किन। स्किन की एजिंग जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है, तो आपकी स्किन की एजिंग होने लगती है। तो ध्यान रखिए सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है इससे। दूसरा, जो हार्मफुल स्किन डिजीजेज हैं, जो इरिटेशन है, जो आपको स्किन कैंसर हो सकता है, या फिर जो एलर्जीज हो सकती हैं, सिर्फ किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। सनबर्न आपको हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। तो उसके अलावा जो आईज से रिलेटेड डिजीज हैं, जैसे कैटरैक्ट है, तो कैटरैक्ट आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होती है। अब ये तो केवल एनिमल्स की प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। मैंने जैसे कि बताया बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, उसकी वजह से कुछ प्लांट्स तो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और कुछ हार्मफुल म्यूटेशंस हो सकते हैं कुछ प्लांट्स में। तो वो प्लांट्स क्या होते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं। जो पहले अच्छे प्लांट्स थे, जो फ्रूटफुल प्लांट्स थे, वो धीरे धीरे पॉइजनस हो सकते हैं, जस्ट किसकी वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। सेम जो इम्पैक्ट है इसका वाटर बॉडीज पे भी पड़ता है। जो वाटर बॉडीज हैं, जो आपका वाटर में प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जस्ट किसकी वजह से होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। तो इम्पैक्ट समझिए कितने खतरनाक इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। हमको कैंसर तक हो सकता है, स्किन कैंसर, स्किन डिजीजेज जितनी हैं वो हो सकता है। प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं ठीक से, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं कुछ प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स में हार्मफुल म्यूटेशन हो सकता है। हार्मफुल म्यूटेशन यानी कि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। तो आई होप कि आपको इसके इम्पैक्ट समझ में आ गए होंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहां तक पहुंचता है, अर्थ तक पहुंचता है, और वो इतने खतरनाक इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ में डालता है। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि इस ओजोन लेयर डिप्लीशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सो हाउ टू कंट्रोल ओजोन लेयर डिप्लीशन, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको इन गैसेस के बारे में समझना होगा कि गैसेस आती कहां से। तो मैंने आपको बेसिकली 3 गैसेस के बारे में बताया, 3 डिफरेंट, वैसे 3 नहीं, ये बहुत सारे CFCs, केवल एक गैस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ गैसेस हैं। अब इन गैसेस को कहां से, ये पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि कहां से ये गैसेस आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें CFCs, तो कूलिंग सिस्टम्स आपके जितने भी होते हैं, यानी कि ACs जितने होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स जितने होते हैं, उनमें CFC काफी हद तक यूज की जाती है। तो एक प्रॉब्लम आपको पता चल गई कि कहां से ये CFCs आ रही हैं। उसके अलावा जो हेलोन्स गैसेस है, हेलोन कहां से आता है, ये आता है आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स से। हम फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं, उनमें हेलोन गैस हम यूज करते हैं। देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इसको तो आप जानते हो पहले से, एसिड रेन में भी आपने पढ़ा था, देन आपने ग्लोबल वार्मिंग में भी पढ़ा था, और ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी है। तो इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक गैसेज हैं, जितने जो ऑक्साइड्स होते हैं, स्पेशली नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये प्रॉब्लम भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होती है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो आप सब जगह याद रखिए। अब
ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपको पता है जो कि हाई टेम्परेचर रीजन्स जहां भी होते हैं, जैसे व्हीकल्स वगैरह हो गए या आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, जो कि आपके फर्नेसेस वगैरह होती हैं, वहां पे आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। हेलॉन्स का मैंने आपको बताया फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह में यूज होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इन गैसेस से को रोकने के लिए, क्योंकि अगर हमको ओजोन लेयर डिप्लीशन कंट्रोल करना है तो हमको इन गैसेस को कंट्रोल करना होगा। तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। कैसे? जो यूजेस हैं इनके, हमको कुछ अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे सीएफसीज के या फिर हेलॉन्स के। तो इनको हम यूज ना करें बहुत ज्यादा, जैसे आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वहां पे यूज ना करें इनको, कोई और गैसेस हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? क्योंकि आपको पता है व्हीकल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये, व्हीकल से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो व्हीकल्स हैं उनको, उनका जो यूज है वो मिनिमम करें, बहुत ज्यादा यूज ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो उससे क्या होगा, जो व्हीकल्स का यूज होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप यूज करते भी हैं तो मिनिमम यूज करें। जैसे हमारे एसीज वगैरह हैं तो वहां से ये जो सीएफसीज हैं वो लीक होती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस करें उन एसीज की। तो उससे क्या होगा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा लीक नहीं होंगी। तो ये तो कुछ मेथड्स से ओजोन लेयर डिप्लीशन को कंट्रोल करने के। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।